क्लास 12 फिजिक्स का कुछ ही देर बाद आपकी एमपी बोर्ड में प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है एंड ज्यादा वक्त आपके पास नहीं बचा है। इस वीडियो में मैं सारे दो नंबर के प्रश्न बिल्कुल लीक करने वाला हूं। कह लूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको पता होगा कि आपके बोर्ड में और प्री बोर्ड में सारा कुछ आने वाला है, यानी कि जो सिलेबस आपका है ना, जो रिड्यूस है वो तो नहीं आएगा, जो आने वाला है सारा कुछ इस वीडियो में कवर है। तो दो नंबर के जो प्रश्न है ना, पूरे प्रश्न भाई कंप्लीट करके चले जाना। और लास्ट टाइम है भाई, अब वीडियो को चेंज मत करो, इधर उधर मत भागो, एक बार देख करके बढ़िया आराम तरीके से, है ना, एक बार ये वीडियो देख लो एंड सारे दो नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करो। लगभग 50 के लगभग ये क्वेश्चन है और 14 नंबर अपने वीडियो के, इस वीडियो से अपने पेपर के पक्के मान लो, है ना। क्योंकि भाई बोर्ड के मार्क्स जो है, प्री बोर्ड के मार्क्स सॉरी, यहाँ मैटर नहीं करते। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है, आपको सोचना कि हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, क्योंकि यहीं से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है भाई, है ना। पहले नंबर का प्रश्न दिया गया है, एक कूलम आवेश को परिभाषित कीजिए। भाई बिल्कुल कंठस्थ कर लो यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कूलम वह आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है। वह क्या होता है? एक कूलम आवेश क्या करता है? 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करे, वह एक कूलम आवेश है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, है ना। तो ये रेखाएं यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इस चीज को याद रखना भैया, है ना। यहाँ पर ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती हैं। ये चालक की सतह से के लंबवत दिशा में निकलती हैं, है ना। ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में बनाया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह की खालिस्तान दिशा में निकलती हैं, तो कहाँ पे? लंबवत दिशा में। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए देखो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताते जाऊंगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है एंड आपके लिए दूसरा वीडियो मुझे, यानी कि एक अंतर वाला वीडियो, आपके जो इंपॉर्टेंट अंतर होंगे आप लोगों के एग्जाम के लिए, फिजिक्स के पूरे अंतर में कह लूँ, है ना। तो वो वीडियो जरूर से जाकर के देख लेना, मैं डाल दूंगा जल्दी से, कि यहाँ पर डल ही चुका होगा। देखो, वैद्युत आवेश के 2 मूलभूत गुण लिखे भाई, है ना। तो वैद्युत आवेश के गुण देखेंगे तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और पॉपुलर लाइन है भाई, इसको याद करके चलना। एंड सेकंड इसका गुण देख लेते हैं आवेश का, यह भिन्न तरीकों से विभिन्न समूहों में परिलक्षित हो सकता है। भाई कौन? आवेश, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा विद्युत धारा से भाई क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा का मात्रक मेनली तो याद रखना। एंड विद्युत धारा क्या होती है? तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में से 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे चालक में से बहने वाली विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना। इस चीज को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल में भाई अंतर लिखिए, है ना। ये क्वेश्चन ना बिल्कुल से यार दिमाग से बिल्कुल बिठा लो, है ना, दिमाग में बिठा लो इस चीज को। प्राथमिक और द्वितीयक सेल भाई, तो प्राथमिक सेल क्या होती है? इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, इन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। इनसे प्रबल धारा प्राप्त नहीं की जा सकती है, इनसे प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। इनका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, इनका आंतरिक प्रतिरोध जो है कम होता है। देखो, आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगर करनी है ना भाई, है ना, अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। एंड ये सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए जाएंगे और टेलीग्राम पर आपके पेपर के क्वेश्चन की भी यहाँ पे हेल्प करी जाएगी। इसलिए आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखो अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल भाई किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। पहले तो इस वीडियो के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करो भाई, क्योंकि बोर्ड में और प्री बोर्ड में मैं गारंटी से कह रहा हूं ना कि इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। विद्युत सेल भाई किसे कहते हैं? तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होता है जो रासायनिक क्रिया द्वारा किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को लगातार बनाए रखती है। उदाहरण क्या रहेगा? वोल्टीय सेल हो गया, जैसे डेनियल सेल हो गया, ये क्या है? ये विद्युत सेल के उदाहरण होते हैं, है ना। इन चीज को याद रखना। नेक्स्ट हमारा विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, या विद्युत फ्लक्स भाई क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको देख सकते हो आप। यहाँ पे विद्युत फ्लक्स दिया गया है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभी लंबवत दिशा से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स भाई कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये डॉलर टाइप साइन होता है, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है भाई। क्या है? एक अदिश राशि है विद्युत फ्लक्स, इस चीज़ को याद रखना। और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम ये होता है इसका ऐसा ही मात्रक। एंड विमीय सूत्र इसका आपको दिया ही गया है, ml3 t-3 a-1, है ना। ये क्या होता है? इसका जो होता है विमीय सूत्र होता है, इस चीज़ को याद कर लो। नेक्स्ट हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के भाई कोई दो गुण लिखिए। अभी हमने वैद्युत रेखाओं के गुण देखे थे, अब चुंबकीय रेखा भाई, ये दोनों एक दूसरे के अथवा में क्वेश्चन बनते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप देख ही चुके हो कि कितना इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चुंबक के बाहरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, यानी कि बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, मतलब विपरीत होती है ना, बंद वक्र बनाती हैं। अगर बाहर की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की तक एवं बाहर की ओर अंदर की ओर ये दक्षिण से उत्तर तक ध्रुव बनाएंगी और बंद वक्र बनाती हैं, है ना। इस चीज़ को याद रखना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं भाई? तो बंद वक्र बनाती हैं।
नेक्स्ट रहेगा हमारा बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के परिणामी बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। भैया इस चीज को याद कर लो, दिमाग बैठा लो। नेक्स्ट हमारा आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण रहेगा प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटम या फिर आवेश का जो है क्वांटीकरण कहा जाता है ना। यही क्या है, आवेश की क्वांटम प्रकृति होती है जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस चीज को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आपकी एक शब्द वाक्य के एक नंबर में भी बन सकता है ना। तो इस चीज को याद रखना, ये आपका आवेश का क्वांटीकरण यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक एम्पियर को, भाई एक कूलम तो पढ़ लिया भाई, है ना, एक कूलम तो पढ़ लिया। अब एक एम्पियर भाई क्या है, चलिए देख लेते हैं। अनंत लंबाई के परस्पर समांतर तथा 1 मीटर की दूरी पर हवा या निर्वात में रखे, हवा या निर्वात मतलब हवा में कोई चीज़ है ना, वायु में, तो रखे दो चालकों में से समान धारा एक ही दिशा में बहाने पर यदि आकर्षण बल 2 × 10⁻7 है ना, ये इसकी पावर है ना, ये है ना, तो न्यूटन प्रति मीटर हो, तो इस प्रत्येक धारा का मान क्या है, 1 एम्पियर होता है। यही क्या है, 1 एम्पियर धारा कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसकी विशेषता भाई 4 नंबर में आती है, इसको कंप्लीट कर लेना विशेषताओं को। यहाँ पे हम परिभाषा केवल देख रहे हैं, ठीक है ना। देखो, जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, है ना। देखो क्या विभव समान तो समविभव, समविभव उसका नाम ही है समविभव, विभव समान तो समविभव। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसको कंप्लीट ही कर लेना। पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उसे कुछ आवेश देने या उससे कुछ आवेश लेने से उसके विभव में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी के विभव को क्या शून्य माना जाता है। नेक्स्ट हमारा चुंबकीय फ्लक्स भाई किसे कहते हैं, है ना, चुंबकीय फ्लक्स। अभी हमने विद्युत फ्लक्स को देखा था, अरे साहब भाई चुंबकीय फ्लक्स इसका मात्रा के बिंदु सूत्र लिखना भाई, है ना, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका। चुंबकीय फ्लक्स रहेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से उसके तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्रफल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम देखिए इस तरीके से, है ना, ये रहेगा आपका फाई, है ना, तो इससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पे दिया गया बिंदु सूत्र, इसका ऐसा ही मात्रक दिया गया है, इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं एंड इसका मात्रक जो है वेबर होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे, है ना। सूत्र आपको दिया गया है, मात्रक इसका फेरेड होता है भाई, मात्रक जरूर से याद रखना क्योंकि मात्रक ना आपकी सही जोड़ी में किसी भी प्रकार से आ सकता है ना। विद्युत धारिता का मात्रक क्या फेरेड होता है, इसको सूत्र में इस तरीके से C = Q/V इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपका समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं। देखो 2 विशेषताएं भी अलग से आ सकती हैं या फिर क्वेश्चन बड़ा आएगा तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए तो ये 4 नंबर में आएगा, है ना। तो इस चीज को याद रखना, परिभाषा समविभव की एंड इसकी विशेषताएं। तो देखिए समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, तो इसकी परिभाषा ही हो जाती है 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट हमारा लॉरेंज बल किसे कहते हैं भाई? तो यदि कोई आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद कर लो। नेक्स्ट हमारा अन्योन्य प्रेरण भाई किसे कहते हैं ना, अन्योन्य प्रेरण को समझाइए। तो देख सकते हो आप यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण हमारा क्या होता है। देखिए यदि प्राथमिक परिनलिका में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उसके समीप रखी द्वितीयक परिनालिका में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है ना। अन्योन्य प्रेरण ये जरूर से कर लेना, स्वप्रेरण होता है ना, दोनों में अंतर भी कर लेना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे नीचे, है ना। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा, उसके पास बाली, तर्जनी उंगली तथा बीच की उंगली तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैला लें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा जो है चालक की गति को प्रदर्शित करे। देखो यहाँ पे समझते हैं थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे देखिए तर्जनी उंगली क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए और अंगूठा क्या है चुंबकीय क्षेत्र की गति को प्रदर्शित करते हैं ना। थ्रस्ट ऑफ मोशन ये आपको गति प्रदर्शित करता है। ये तर्जनी हमारी क्या कर रही है ना, ये है तर्जनी, सॉरी यहाँ ये तर्जनी हमारी क्या मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है ना। तो यही क्या है, यही आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है नाभिकीय विखंडन भाई किसे कहते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यह पर्याप्त रूप से उत्तेजित हो जाता है तथा 2 हल्के नाभिकों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, ऐसे कह सकते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय मतलब नाभिक का टूटना, है ना। और नाभिक में क्या न्यूट्रॉन की जब बमबारी न्यूट्रॉन को छोड़ा जाए तो वहाँ क्या नाभिकीय विखंडन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा गामा किरणों के 2 उपयोग लिखे भाई, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कैंसर तथा ट्यूमर रोग के निदान में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में गामा किरणों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नाभिकीय बंधन ऊर्जा को भाई, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है? किसी नाभिक के प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखिए कोई प्रोटॉन है नाभिक, है ना, तो न्यूट्रॉन है ना, एक उसमें कण है ना, तो इनको अलग करने के लिए जो ऊर्जा होती है ना वो क्या होती है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका
द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं भाई? तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों का यह अंतर क्या है? द्रव्यमान क्षति कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा रेडियो धर्मिता क्या है? देखो भाई वीडियो में बने रहे ना एंड सारे क्वेश्चन ना पूरे क्वेश्चन देख के जाना, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए भाई कि क्वेश्चन हमारे इस तरीके के आने वाले हैं ना। रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविता किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ के नाभिक से स्वतः ही ऐसे अदृश्य विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं। वे पदार्थ रेडियो धर्मी पदार्थ कहलाते हैं, है ना। तो इस चीज को याद कर लेना, रेडियो एक्टिविता क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें भाई किसे कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन से उत्पन्न तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। इस चीज को याद रख लेना भाई, है ना। ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा है नाभिकीय संलयन भाई क्या है ना। नाभिकीय विखंडन अभी हमने ऊपर देखा, अभी भाई इसका विपरीत उसका कह सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। संलयन है इसमें, उसमें टूट रहा था। देखिए तो जब अति उच्च दाब एवं ताप पर, है ना, दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर, वहाँ क्या है, दो नाभिक अलग अलग हो रहे थे, टूट रहे थे, है ना, विभक्त हो रहे थे, एक भारी नाभिक बनाती हैं। मतलब दो हल्के हल्के नाभिक यहाँ परस्पर संयुक्त होकर के संलयन करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस चीज को याद कर लेना भैया। नेक्स्ट हमारा नाभिकीय बल किसे कहते हैं भाई? तो देखिए परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन तथा अनावेशित कण न्यूट्रॉन होता है ना। देखिए धनावेशित कण क्या होता है? प्रोटॉन, ये तो आप सभी को पता होगा। और ऋणावेशित हमारा क्या होता है? अनावेशित, सॉरी, ये क्या होता है? ऋणावेशित कहते हैं। तो न्यूट्रॉन होता है। एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान ना 10 से 15 मीटर की कोटि में एक साथ रहते हैं, अतः नाभिक के भीतर इन कणों या न्यूक्लियनों के मध्य ऐसे बल लगने चाहिए जो इन्हें परस्पर बांधे रखते हैं। इन बलों को नाभिकीय बल कहते हैं। इस चीज को याद कर लो। नेक्स्ट आपका गॉस की प्रमेय भाई, इसको सिद्ध करना ना सीख लेना अच्छी तरीके से, बिल्कुल। देखो गॉस की प्रमेय देख लेते हैं। तो वायु या निर्वात में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की, किसी भी आकार के, किसी भी प्रकार के बंद पृष्ठ से होकर के अभिलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की जो संपूर्ण संख्या होती है, अर्थात विद्युत फ्लक्स उसके बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है ना। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट आपका स्वप्रेरण, अभी हम अन्योन्य प्रेरण देख चुके थे, स्वप्रेरण हमारा। देखिए जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्यू गुणांक क्या है भाई? इसके लिए सूत्र स्थापित करो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इसको कर ही लेना। देखो भाई, देखो क्यू गुणांक किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद या उस समय तीक्ष्ण होता है जब अनुनादी आवृत्ति के प्रत्येक और आवृत्ति के मान में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर धारा के मान में अत्यधिक कम ही हो जाती है। अनुनाद की तीक्ष्णता का निर्धारण एक विमाहीन राशि से किया जाता है, जिसे क्यू गुणांक कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर ही लेना भाई। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन परमाणु के दो के लाइन स्पेक्ट्रम में उपस्थित 5 स्पेक्ट्रमी श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो एक लाइमन श्रेणी होती है, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी होती है, ब्रैकेट होती है, एक फंड श्रेणी होती है ना, फंड। तो इस चीज को याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये स्पेक्ट्रम श्रेणियां होती हैं हाइड्रोजन के परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम में। और ये देखिए लाइमन बामर श्रेणी के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये सारी श्रेणियां होती हैं, इनके 5 के नाम याद कर लो। नेक्स्ट हमारा परावर्तन के नियम लिखो भाई, ये तो आप 10th क्लास में पढ़े हो गए अच्छी तरीके से, है ना। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इस चीज को याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव कई बार बना है भाई, है ना। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। इस तरीके से ये आपकी आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, और आपतन बिंदु यहाँ पे होता है और ये अभिलंब होता है ना। तो ये कहाँ पे एक ही तल पर है, एक ही तल पर है, तो यहाँ पे एक ही तल पर होते हैं। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट हमारा संयुग्मी फोकस भाई किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर बिंदुओं के ऐसे जोड़े होते हैं जो कि वस्तु को एक बिंदु पर रखने पर उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, उस वस्तु को दूसरे वस्तु पर रखने पर उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। मतलब देखो विपरीत होता है ना। बिंदुओं के ऐसे जोड़ों को, है ना, बिंदुओं के जो ऐसे जोड़ होते हैं वो संयुग्मी फोकस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल नहीं बदलती है, क्यों भाई? तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की चाल नहीं बदलती है क्योंकि आवेश पर चुंबकीय बल सदैव कण के वेग की दिशा के लंबवत होता है भैया जी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका चल कुंडलीय धारामापी की विशेषताएं लिखे भाई। तो आंसर दिया गया है चल कुंडली धारामापी को किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है, इस पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज को याद रखना दादा। नेक्स्ट है आपका किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है भाई? 2 नंबर में एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो बिंदु पर विद्युत एकांक धनावेश को अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है ना। तो ये दिया गया है पूरा क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है आपका आवेश संरक्षण का नियम भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th में संवेग संरक्षण का था ना, अब इसमें आवेश संरक्षण का, इस चीज को याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उदाहरण भी इसका दिया गया है साथ में। देखो तो किसी विलगित निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना ही
नष्ट किया जा सकता है, यह आवेश संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण कहलाता है। उदाहरण रहेगा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जितना आवेश धनावेश जो है कांच की छड़ पर होगा, उतना ही ऋणावेश जो है रेशम के कपड़े पर भी उत्पन्न होगा। नेक्स्ट आपका समस्थानिक भाई किसे कहते हैं, है ना, और इसके आपको उदाहरण बताने हैं ना। हाइड्रोजन के प्रमुख समस्थानिक यहाँ पे दिए गए हैं, आपको देख सकते हो। देखिए, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। देखिए, एक ही तत्व की, अभी भाई एक ही तत्व की ये है सारे, ये हाइड्रोजन के परमाणु, ये क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु, है ना, ये परमाणु है एक तरीके से, है ना। तो ये क्या होते हैं, इनकी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है ना। तो ये क्या कर, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऐसे जो पदार्थ होते हैं, कहें कि तत्व होते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अलग से भी आ सकता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है आपका संभारक भाई, है ना, ये दोनों में अंतर भी संभारक और समस्थानिक में, है ना। उदाहरण शायद बताना भाई, उदाहरण आपको सामने दिए गए हैं, देख सकते हो। विभिन्न तत्वों में ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। देखिए, वही बात है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियनों की संख्या क्या है, समान है, संभारक कहलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा निरोधी या संस्तब्ध विभव किसे कहते हैं, तो आंसर आपका दिया गया है, संग्राहक जो प्लेट होती है ना, एनोड ये कह सकते हैं, का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है ना। प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या है, शून्य बताया जा रहा है, शून्य होता है, निरोधी विभव कहलाता है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। आवृत्ति बढ़ाने पर यह क्या, निरोधी विभव बढ़ जाता है, ठीक है ना। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है और क्यों भाई, है ना। तो अभी तो कोहरा बहुत तेज फैला हुआ है ना। देखिए, तो कोहरे में संकेत के रूप में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। भाई इस चीज को याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है यार, है ना। किन तरंगों का, अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य जो है अधिक होती है, जिससे इनका प्रकीर्णन बहुत कम हो जाता है, अतः ये धुंध एवं कोहरे में भी लंबी दूरी तय कर सकती हैं और दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं लिखी है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो इन तरंगों की विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में की दोलनों की दिशा जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, इस चीज को याद कर लो भाई, है ना। नेक्स्ट आपका द्रव्य तरंगों की विशेषताएं या गुण लिखिए भाई। द्रव्य तरंगें प्रत्येक कण गतिशील कण से संबंध होती हैं। द्रव्य तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। देखो, इस चीज को याद रखना, ये हम यहाँ पे क्या विद्युत चुंबकीय तरंगें देखे ये, लेकिन ये द्रव्य तरंगें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। ये प्रत्येक गतिशील कण से क्या होती हैं, संबद्ध होती हैं। नेक्स्ट आपका कार्यफलन यानी कि देहली ऊर्जा की परिभाषा आपको लिखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसका ये गणितीय रूप याद रखना। ये देखो कई बार ये आया है सही जोड़ी में, है ना। देखिए आंसर आएगा आपका, किसी धातु के अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉन को तल तक लाने में व्यय ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहा जाता है। कार्यफलन किसी धातु विशेष का गुण होता है, विभिन्न धातुओं को के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है ना, और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट हमारा बोर मॉडल की, है ना, बोर मॉडल की कोई दो अभिग्रहित या अभिकल्पनाएं लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें नाभिक के परितः उनके कोणीय संवेग का मान h/2π का है पूर्ण गुणक होता है ना। और ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पे तीनों स्थितियाँ इसकी बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, तापायनिक उत्सर्जन भाई किसे कहते हैं, तो ये आंसर दिया गया है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है ना। इस चीज को याद कर लेना। नेक्स्ट आपका देहली आवृत्ति क्या भाई, है ना, देहली ऊर्जा तो पढ़ ली, अब आवृत्ति भी पढ़ लो। देखो, किसी धातु तल के लिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति से प्रकाश उस धातु के तल पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होते हैं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो, है ना, देहली आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट आपका फोटोन भाई किसे कहते हैं, तो फोटोन ऊर्जा का एक बंडल होता है, क्वांटा होते हैं ना, मतलब कह सकते हैं प्रकाश के छोटे छोटे बंडल, है ना। ये कई बार ऑब्जेक्टिव बना है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, बंडल होते हैं, क्वांटा होते हैं, उन्हें क्या फोटोन कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना, जो कि विकिरण के स्रोत से उत्सर्जित होते हैं तथा प्रकाश के वेग से सीधी रेखा में गमन करते हैं। इस प्रकार क्वांटा सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को फोटोन कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोन की ऊर्जा आपको दी गई है और संवेग भी आपको h/c दिया गया है। नेक्स्ट आपका विद्युत प्रकाश विद्युत प्रवाह के दो नियम लिखिए, है ना। आंसर दिया गया है, किसी धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट आपका द्रव्य तरंगें क्या होती हैं, डी ब्रोगली समीकरण लिखिए, है ना। देखिए, तो डी ब्रोगली समीकरण को पूरा सिद्ध करना सीख लेना अच्छी तरीके से, है ना। देखिए, प्रत्येक गतिशील कण के साथ तरंग संलग्न होती है, इस तरंग को डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं भाई, है ना। समीकरण आपको लैम्बडा बराबर h/mv
को डी ब्रोगली समीकरण या तरंग समीकरण ये कहा जाता है, इसको याद रखना। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है यहाँ पे, प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या होता है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए भाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रवाह आपको यहाँ पर परिभाषा दी गई है और ये यहाँ पे आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी आपको यहाँ पे समझाया गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कर लेना। एंड अगर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है भाई तो यहाँ पे लाइक वीडियो को कर दिया करो और शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लो, है ना। सब्सक्राइब करके जुड़ जाओगे ना, और टेलीग्राम पर जरूर से जुड़ जाना, है ना। और रियल पेपर के चक्कर में पढ़ोगे ना तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, या फिर परसेंटेज ना आपकी बहुत कम आएगी भाई, ये तो पक्की बात है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो केवल और अपनी तैयारी अच्छी करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।